नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इन द स्पॉटलाइट अंक में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इजराइल पैलेस्टाइन इश्यूज, यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज का नहीं है, वर्षों पुराना ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या या इसकी जड़ें क्या हैं। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा से इतिहास को समझना पड़ेगा और इतिहास को भी ढंग से समझने के लिए थोड़ा से हमें ज्योग्राफी को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा से ज्योग्राफी को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस एरिया को डिस्कस करने वाले हैं वो इस एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट एरिया में मिलने वाला ये एरिया है। काफी इंपॉर्टेंस है इसका, जियोपॉलिटिक्स में काफी मतलब पिछले 100 साल से इसकी काफी इंपॉर्टेंस रही है ना। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखिए, हम जिस एरिया को डिस्कस करने वाले हैं उस एरिया की जो बेसिकली बाउंड्री है वो ये है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस एरिया में जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, एरिया हैं, उनको भी मार्क कर दूं, मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पे गोलान हाइट्स आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, इसको बेसिकली डिस्कस करेंगे। वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में पड़ता है, इस वजह से इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। जॉर्डन रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है और यहाँ पे डेड सी में पहुंचती है। डेड सी आपको मालूम होगा, जिसको हम मृत सागर बोलते हैं, है ना। और ये ऐसा सागर है जहाँ पे पानी जो है बहुत सॉल्टी है और इस सॉल्टी पानी की वजह से ही इसमें कोई जीवन नहीं मिलता है। अगर आप इसमें मतलब घुसेंगे भी तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरने लगेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये सॉल्टी काफी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से वो क्या होगा, आपका जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है उसके लिए ये फेवर करेगा, राइट। तो ये डेड सी भी यहीं पे पड़ता है, इसकी बाउंड्री आप ये देख सकते हैं, राइट। और ये जो मेन एरिया है, इस मेन एरिया में एक इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में पैलेस्टाइन का एरिया बोल सकते हैं वो यही है, गाजा स्ट्रिप, जिसको हम गाजा पट्टी बोलते हैं, राइट। और अगर इसको हम इसके पूरे सॉइल के टर्म में बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे लैंड में ज्यादातर जो पार्ट है वो रेगिस्तानी है। मतलब कि ये जो क्षेत्र है इसमें मैक्सिमम पार्ट रेगिस्तानी है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। बावजूद इसके इजराइल आज की डेट में काफी अच्छी खेती कर पा रहा है अपनी उन्नत तकनीक के माध्यम से। एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर की जितनी भी टैक्टिक्स हैं वो इजराइल में काफी उन्नत हो चुकी हैं और इन तकनीकों को इजराइल दूसरे देशों को भी बेच पा रहा है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वो एक्सपोर्ट भी करता है, राइट। तो इस चीज को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आप समझ सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नेगेव डिजर्ट भी है। क्या है? नेगेव डिजर्ट है, राइट। इंपॉर्टेंस है, इसको पूछा भी जा सकता है आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, कि नेगेव डिजर्ट कहाँ पड़ता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इजराइल में पड़ता है, राइट। और इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, इजिप्ट और इजराइल से लगती है, राइट। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट दो राष्ट्र हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन, उनको हम डिस्कस करेंगे या उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी जड़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस क्षेत्र का या इजराइल का एंशिएंट क्रोनोलॉजी क्या रही है, किस तरीके से इसका जो प्राचीन इतिहास है वो क्या रहा है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इजराइल को समझने की कोशिश करें या इजराइल के बारे में जानना चाहें तो इसका जो मुख्य सोर्स है दोस्तों वो है हेब्रू बाइबल। क्या है? हेब्रू बाइबल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। तो देखिए, हेब्रू बाइबल से यहाँ पे इजराइल के बारे में जानकारी मिलती है और जानकारी ऐसे मिलती है दोस्तों कि अराउंड 1000 BCE यहाँ पे किंग डेविड का रूल होता है, किंग डेविड का शासन होता है। अराउंड 1957 BC सोलोमन बिल्ड द फर्स्ट टेम्पल, सोलोमन्स टेम्पल, जिसको बोला जाता है, जेरूशलम में ये टेम्पल बनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो सोलोमन है वो किंग डेविड के पुत्र हैं, राइट। तो किंग डेविड के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं सोलोमन, वो यहाँ पे राज करते हैं और फर्स्ट टेम्पल, जिसको हम सोलोमन टेम्पल बोलते हैं, एंशिएंट जेरूशलम में बनाई जाती है।
एंशियंट जेरूशलम जो है वो जेरूशलम जिसको हम आज बोलते हैं वही जेरूशलम है। इसको आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में, राइट। तो इस पवित्र जगह पे इस पहले टेम्पल को बनाया जाता है। 1931 बीसी में इस रीजन को दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, इजराइल इन द नॉर्थ एंड जुदा इन द साउथ। मतलब कि जो मैप में आपको मैंने दिखाया, उस मैप में जो नॉर्थ पार्ट बनाया जाता है वो इजराइल क्षेत्र के रूप में रखा जाता है, और जो साउथ पार्ट रखा जाता है उसको जुदा के रूप में रखा जाता है। अच्छा, 722 बीसी में क्या होता है कि इजराइल को इन्वेट किया जाता है। किसके द्वारा इन्वेट किया जाता है? असायरियंस के द्वारा इन्वेट किया जाता है। ये सीरिया के कुछ स्पेशल क्रिश्चियन कह लीजिए, उनका शासन था, तो उनके द्वारा यहां पे इजराइल को इन्वेट किया जाता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 6th सेंचुरी बीसी में जेरूशलम जो है वो बेबीलोनियंस के द्वारा भी कन्क्वेयर किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। अब बेबीलोनियन जो हैं, यानी कि बेबीलोन जो साम्राज्य रहा है बेसिकली वो ईरान क्षेत्र का साम्राज्य रहा है, राइट। मतलब ईरान का एक किंगडम रहा है जिसको हम बेबीलोन बोलते हैं। तो बेबीलोनियन के द्वारा यहाँ पे जुदा में एक तरीके से कन्क्वेयर किया जाता है, इसको कैप्चर किया जाता है। और यहाँ पे जो टेम्पल होती है सोलोमन की जो पहली टेम्पल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और जो ज्यूज लोग रहते हैं, जो यहूदी लोग रहते हैं, उनको एक्सपेल कर दिया जाता है बेबीलोन की तरफ, राइट। तो यहां से एक तरीके से यहूदियों का या ज्यूज का एक एक्सपेल किया जाता है इस क्षेत्र से, उनको भगाया जाता है, उनके मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है, राइट। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो यहां पे 538 बीसी में बेबीलोनियंस जो रहते हैं वो यहां पे अकेमनिड साम्राज्य के द्वारा कन्क्वेयर किए जाते हैं। मतलब कि मंदिर को नष्ट करने के बाद जब बेबीलोनियन साम्राज्य वहां पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, राज करने लगता है, तो उसके बाद 538 बीसी में अकेमनिड साम्राज्य के द्वारा कन्क्वेयर किया जाता है इस क्षेत्र को, और वो लोग फिर से सोलोमन टेम्पल को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलोमन टेम्पल को फिर से बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड टेम्पल, राइट। और ये जेरूशलम क्षेत्र में ही बनाया जाता है। इतना क्लियर है? अच्छा, 70 सी में रोमन्स डिस्ट्रॉयड द सेकेंड टेम्पल, मतलब कि रोमन का भी यहां पे आक्रमण किया जाता है इस क्षेत्र में, और उनके द्वारा यहां पे जो अकेमनिड के द्वारा सोलोमन की सेकेंड टेम्पल बनाई जाती है, उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, राइट। किसके द्वारा? रोमन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करते चलिए इसको ध्यान से। मतलब कि रोमन के द्वारा जो यहाँ पे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक मतलब कि काफी पूरा एक्सप्लेशन शुरू होता है, यहूदियों को फिर से भगाया जाता है उनके क्षेत्र से, जो थोड़े बहुत यहूदी थे। और 132-136 में फिर से एक विद्रोह होता है, खोखबा रिवोल्ट 132-136 एडी में, राइट। और यहां पे जो रोमन एम्परर रहता है जिसका नाम है हैड्रियन ने क्या किया कि जो बची कुची जनता थी, जो बचे कुचे यहूदी लोग थे, उनको भी इस क्षेत्र से एकदम से बाहर कर दिया, जेरूशलम से बाहर कर दिया। तो ये है दोस्तों बेसिकली इसका एंशियंट क्रोनोलॉजी, किस तरीके से यहाँ पे सोलोमन टेम्पल्स बनाई जाती हैं, 2 टेम्पल्स बनाई जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है फाइनली रोमन के द्वारा, रोमन साम्राज्य के द्वारा, और बचे कुचे जो यहूदी होते हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। और ये यहूदी जो हैं मिडिल ईस्ट में या यूरोप में माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पे अपना ये गुजर बसर करने लगते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे यहूदियों को एक्सपेल किया जाता है, लेकिन फिर भी यहूदी लोग, उनके पास इतनी बौद्धिक संपदा इतनी ज्यादा रही है, और आज भी यहूदियों के पास अपनी बौद्धिक संपदा काफी ज्यादा है। इस बौद्धिक संपदा की वजह से ही
ये अपने आप को विकसित कर पा रहे हैं, अपने आप को सस्टेन करा पा रहे हैं। थोड़ा सा इसको और आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपने इसको समझ लिया कि एंशिएंट क्रोनोलॉजी किस तरीके से रही है यहूदियों के प्रति और जेरूशलम लैंड पे किस तरीके से आक्रमण किए गए थे। चलिए अब यहां पे अगर हम समझें कि इजराइल पैलेस्टाइन जो है वो 19th सेंचुरी में किस तरीके से रही है, मतलब एंशिएंट के बाद जो डिफरेंट अप्रोच रहा है, डिफरेंट जो किंगडम्स रही है वहां पे जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया है। फाइनली अगर हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में 19th सेंचुरी को देखें तो इजराइल और पैलेस्टाइन किस तरीके से रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी में एक एस्ट्रो हंगेरियन जेविश जर्नलिस्ट थियोडर हर्जल जो है वो एक आइडिया को प्रोपेगेट करते हैं और उनका आइडिया ये होता है कि भैया ज्यूइश लोगों के लिए यानी कि यहूदियों के लिए एक होमलैंड होनी चाहिए, राइट। और ये जो होमलैंड है वो पैलेस्टाइन में होनी चाहिए, पैलेस्टाइन एरिया में होनी चाहिए खुद की। हालांकि ये जो आइडिया है वो पहली बार नहीं आया है, थियोडर हर्जल ने बेसिकली इसको क्या किया, चूंकि वो जर्नलिस्ट थे तो उनका आइडिया वो जो है ज्यादा प्रोपेगेट हुआ, लेकिन इसकी जो मांग है वो यहूदियों के डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा पहले भी कई बार इसको उठाया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे थियोडर हर्जल के द्वारा इसको ढंग से प्रोपेगेट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस आइडिया के पहले मतलब कि अगर आप देखें कि जिस तरीके से डिफरेंट जो ग्रुप्स इसको प्रोपेगेट कराने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ढंग से प्रोपेगेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब थियोडर हर्जल ने इस आइडिया को प्रोपेगेट कराया तो यहूदियों में या वर्ल्ड कम्युनिटी में इसको जायनिज्म के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना गया? जायनिज्म के रूप में जाना गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जायनिज्म की जो थ्योरी है इसको मेनली किसने प्रोपेगेट कराया, तो वो है थियोडर हर्जल, राइट। एस्ट्रो हंगेरियन जेविश जर्नलिस्ट हैं, ये आप दिमाग में जरूर रखिए। अच्छा दोस्तों, इस टाइम पीरियड में यानी कि 19th सेंचुरी में जो यहूदी लोग हैं या जो इस्लामिक लोग थे या जो क्रिश्चियन लोग थे इस पूरे क्षेत्र में, राइट, तो उनके बीच एक ढंग की मतलब बहुत ही अच्छी हार्मनी देखी जा रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग रह पा रहे थे। एंशिएंट जो भी चीजें रही हैं वो सब भूल भाल के यहाँ पे जो कम्युनिटी रही थी, बेसिकली 3 कम्युनिटी रह रही थी। यहाँ पे मुसलमान रह रहे थे, यहूदी रह रहे थे और क्रिश्चियन भी रह रहे थे। सबसे कम जो जनसंख्या थी वो यहूदियों की ही थी, राइट। क्योंकि एंशिएंट टाइम में जितने भी यहूदियों को एक्सपेल किया गया था वो सारे यहूदी यहाँ पे आ नहीं पाए थे, राइट। लेकिन जायनिज्म के बाद यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, माइग्रेशन फिर से देखा जाने लगा, राइट। और ये जो माइग्रेशन है वो जमीनें खरीद के रूप में हुआ या कुछ कब्जे के रूप में भी किया गया, लेकिन इसमें जो माइग्रेशन है वो आगे चल के किसी और कारण से और ज्यादा बढ़ता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप यहां समझिए कि जायनिज्म को जो प्रोपेगेट कराया जाता है वो थियोडर हर्जल के द्वारा प्रोपेगेट कराया जाता है। और इस टाइम पीरियड में जो तीनों कम्युनिटी रहती हैं वो बहुत अच्छे से रह रही होती हैं, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है कब? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 19th सेंचुरी में ये हार्मनी के साथ रह रहे थे, लेकिन जायनिज्म की थ्योरी आ चुकी होती है, उसको प्रोपेगेट किया जाता है उस आइडिया को। तो वर्ल्ड में जितने भी यहूदी होते हैं वो इस लैंड के प्रति सोचने लगते हैं, उनको ये समझ में आने लगता है कि भैया हमारा खुद का होमलैंड होना चाहिए। धीरे धीरे इस तरीके से ये लोग इधर अप्रोच करने लगते हैं। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में होता क्या है, एक अलग ही कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र हैं, जो ध्रुवी राष्ट्र हैं, उनके बीच युद्ध चल रहा होता है। और आपको ये भी पता है कि उस समय जो पूरा वर्ल्ड था वो पूरा जो वर्ल्ड था बेसिकली वो इस्लामिक क्षेत्र में आने वाला वर्ल्ड था। ये इस्लामिक साम्राज्य में बटा हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में बटा हुआ था और चाइनीज साम्राज्य में बटा हुआ था। यानी कि जो चीनी साम्राज्य थे उनमें बटा हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य, और इस्लाम साम्राज्य में बटा हुआ था। और सबसे ज्यादा जो साम्राज्य था, सबसे ज्यादा जो कॉलोनीज थी वो ब्रिटिश एम्पायर की थी। तो भैया होता क्या है कि 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन इसलिए की जाती है क्योंकि वो यहूदियों का समर्थन चाहते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, राइट। प्रथम विश्व युद्ध जो है उसमें सबसे बड़ा अरब क्षेत्र में जो सबसे बड़ा रोड़ा क्रिएट कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर के लिए था वो था ऑटोमन
एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य को या ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करने के लिए, ऑटोमन साम्राज्य का एक तरीके से अस्तित्व खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे जैसा कि उसके पास हमेशा ये थ्योरी रही है, उसने इसी थ्योरी को यूज किया है कि भैया फूट डालो और राज करो। तो यही इन्होंने यहाँ पे भी यूज करना चाहा कि भैया यहाँ पे जिविस का समर्थन लो और अरबियों का भी समर्थन लो, ताकि ऑटोमन साम्राज्य को हराया जा सके, उसको खत्म किया जा सके, राइट। तो होता क्या है कि 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन घोषित कर दिया जाता है, और इस डिक्लेरेशन में यह घोषित किया जाता है कि यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाएगा पैलेस्टाइन एरिया में। ये क्लियरली बोला जाता है इस डिक्लेरेशन में। लेकिन होता क्या दोस्तों कि 1916 में ब्रिटिश साम्राज्य ने सीक्रेटली मेड अ डील विद फ्रेंच टू डिवाइड द अरब टेरिटरीज आफ्टर द वॉर। यहां पे अलग ही कहानी चल रही है। मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो फ्रेंच के साथ एक अलग डील कर चुकी थी। इधर 1917 में उसने डिक्लेरेशन किया और 1916 में फ्रेंच साम्राज्य के साथ अलग ही डील करके बैठी सीक्रेटली कि भैया पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम इस अरब क्षेत्र को डिवाइड कर लेंगे अपनी अपनी टेरिटरी के रूप में, राइट। अच्छा, 1915 में उससे पहले ब्रिटिश ने एक और वादा किया था। एक और वादा किससे किया था? मक्का के शरीफ हुसैन से। और मक्का के जो शरीफ हुसैन थे वो एक तरीके से इनका पूरे अरब पे डोमिनेंस था, एक तरीके से कह लीजिए कंट्रोल था। तो इनके साथ ये प्रॉमिस किया जाता है कि भैया आप जो है इस रीजन को इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, मतलब कि अरब क्षेत्र और पैलेस्टाइन एरिया को मिलाते हुए इस पूरे एरिया का साम्राज्य बनाया जाएगा और उसके अधिपति आप होंगे, मतलब कि आप इस एरिया पे राज करेंगे। तो भैया यहाँ पे देख लो कि किस तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ भी सीक्रेटली डील की जाती है और यहाँ पे शरीफ हुसैन के साथ भी डील की जाती है। उनको लालच दिया जाता है कि आप हमारा साथ दो और यहाँ पे आपको इस क्षेत्र का हम राजा बना देंगे, राइट। तो ये है यहाँ पे इस डिक्लेरेशन के बाद जब ये चीजें खुली, समझ में आने लगी अरब क्षेत्र को, तो उनको समझ में आने लगी यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की चालाकी। अच्छा, इस चालाकी के बाद ऑब्वियस सी बात है कि भाई मतभेद तो होगा ही, फिर से यहाँ पे विद्रोह होगा। तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद होता क्या है कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे पैलेस्टाइन में क्या करती है, कॉलोनी स्टैब्लिश करती है। और वो तब तक इसको कॉलोनाइज करने को बोलती है तब तक कि भैया जब तक यहाँ पे यहाँ के लोग गवर्नमेंट को बनाने के लिए, गवर्नमेंट को संभालने के लिए सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वो यहाँ पे शासन करेंगे इस एरिया पे, राइट। और ये जो अधिकार रहा है ब्रिटिश का इस एरिया पे, उसको हम बोलते हैं मैंडेटरी पैलेस्टाइन। क्या बोलते हैं? मैंडेटरी पैलेस्टाइन, मतलब कि मैंडेट के तहत मिला हुआ अधिकार। तो ब्रिटिश साम्राज्य को इस क्षेत्र में मैंडेट के तहत अधिकार मिल गया। अच्छा, ये चलता रहा दोस्तों, लेकिन हो क्या रहा है कि फिर से इस टाइम पीरियड में चूंकि जायनिज्म थ्योरी जो है वो चल रही थी, प्रोपेगेट हो रही थी, और यहां पे 1936 में एक रूपरेखा तैयार होने लगी थी। किसकी? द्वितीय विश्व युद्ध की, राइट। मतलब कि कहीं ना कहीं वो देखिए स्पष्ट तौर पे जो वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो 1936 में क्लियर नहीं होता है, लेकिन जो मतभेद थे, जो विद्रोह था इस पर्टिकुलर एरिया में 1936 में, यहां के लोगों ने एक तरीके से रिवॉल्ट कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। और वो ये देख रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत लोगों को, किन लोगों को? यहूदियों को इस क्षेत्र में स्टैब्लिश कर रही है, उनका सेटलमेंट करवा रही है। तो यहां पे अगर आप ब्रिटिश के कानून के तहत देखें, ब्रिटिश बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत देखें, तो ये लीगली था कहीं ना कहीं, है ना। मतलब कि लोगों को यहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा था, सेटलमेंट किया जा रहा था बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत, और इस तरीके से यहाँ पे यहूदियों की जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन जब यहाँ पे अरब लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि भैया इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी की पूरी लैंड जो है वो यहूदियों के कब्जे में हो जाएगी, हम लोग क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे,
तो उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे पैलेस्टाइन एरिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक तरीके से अंदरूनी मुहिम छेड़ दी, अंदरूनी विद्रोह छेड़ दिया। राइट। होता क्या है कि यहां पे इजराइल का फिर फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हो जाता है, इसी मतभेद के चलते या इसी नीति के कारण। तो लोगों को बसाया जा रहा था बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत। ब्रिटिश जो है वो कहीं ना कहीं ये कमिटेड हो गई थी कि भैया अब हमें ज्यूइश को, यहूदियों को यहाँ पे स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इनका सेटलमेंट यहाँ पे कराना पड़ेगा। राइट। लेकिन 1947 में यूएन जो है, उस समय यूएन बन चुका होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं, हिटलर के द्वारा जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, तो जर्मनी से काफी संख्या में लोग फिर अपने देश, अपने होमलैंड इजराइल में भागते हैं, मतलब इधर की ओर वो माइग्रेट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, और ज्यादा मतभेद पैदा होते हैं। मतलब कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो और ज्यादा यहाँ पे मतलब उनको गुस्सा आता है, वो उग्र हो जाते हैं। राइट। तो 1947 में यूएन जब बन जाता है तो ये मसला जो है वो एक तरीके से यूएन के सामने आता है, वहां पे वोटिंग की जाती है और ये फैसला लिया जाता है कि पैलेस्टीनियन एंड ज्यूइश स्टेट्स बनाए जाएंगे इस क्षेत्र में, और इनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा। मतलब कि बकायदा हम यहाँ पे एक ये डिक्लेरेशन करेंगे कि भैया ये क्षेत्र जो है, इतना क्षेत्र इजराइल में जाएगा और इतना क्षेत्र जो है पैलेस्टाइन में जाएगा, और उसी हिसाब से वहां पे सेटलमेंट्स किए जाएंगे। राइट। होता क्या है कि इन मई 1948, मतलब कि जैसे ही 1947 में ये चीज क्लियर होती है, एक तरीके से मामला यूएन के उसमें चला जाता है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य, जैसे मैंने आपको बोला कि उसकी जो पकड़ रहती है, उसका जो मेन मकसद रहता है या उसका जो टूल रहता है राज करने का, कि भैया फूट डालो और राज करो, तो इस तरीके से उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो काफी मजबूत थी। और चूंकि पूरे वर्ल्ड में उस समय पूरे 2/3 भाग में वो हिस्सा, 2/3 हिस्से में राज कर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितनी पकड़ रही होगी, है ना। तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स को, इंटरनल मतभेदों को बहुत अच्छे से समझती थी। तो भैया हुआ क्या है कि जब वो समझ गई कि 1947 में यूएन में ये मामला चला गया है, लेकिन फिर भी अंदरूनी जो मामला है वो काफी पेचीदा हो चुका है, अब यहां से निकलना फायदेमंद होगा, चुपचाप निकल लेते हैं। तो भैया वही हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य जो है यहां से चुपचाप अपना बुरिया बिस्तर समेटता है, निकल लेता है। राइट। मतलब कि इस विवाद से अपने आप को पूरी तरीके से हटा लेता है। 1948 में इजराइल जो है वो एक इंडिपेंडेंस राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है, और यहां पे अगले ही दिन अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य के द्वारा इसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाती है। राइट। तो आप देखिए कि यहां पे जो भी मतभेद रहे हैं, उन मतभेदों के बाद किस तरीके से ब्रिटेन अपने आप को बाहर कर लेता है और फाइनली जो है वो इजराइल अपने आप को एक अलग राष्ट्र, इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। अमेरिका उसको तुरंत मान्यता दे देता है, लेकिन चूंकि मतभेद तो चल ही रहे थे, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तो चल ही रहा था, जिसको ब्रिटेन समझ चुका था। इसके चलते 1948 में क्या हुआ, अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया। राइट। और इसमें जो 5 अरब स्टेट्स थे, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन एंड इजिप्ट, इन लोगों ने इजराइल को इन्वेड करना चाहा, इसको खत्म करना चाहा, इस नए नवेले राष्ट्र को खत्म करना चाहा। आप सोचिए कि छोटा सा राष्ट्र और ये 5 राष्ट्र इसको खत्म करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस देश ने इन 5 देशों को हराया, और हराया उस ताकत से, उस भावना से कि भैया अब हम यहूदी लोग, जिस तरीके से हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रीट किया गया है और हजारों सालों से जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा, अब अगर इस युद्ध में हमने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी तो पूरी वर्ल्ड से हमारा अस्तित्व तो मिट जाएगा, हमारे लिए ना तो कोई जगह बचेगी और ना ही हमें कोई जगह देगा, क्योंकि हमें कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। तो ये एक भावना थी जेविस के अंदर, तो उन्होंने इस युद्ध को बखूबी एक तरीके से पूरी जी जान से लड़ा और इस युद्ध को जीता। सीज फायर होने के बाद यहाँ पे
1949 में सीज फायर अनाउंस कर दिया जाता है, इजराइल इस युद्ध को जीत जाता है, राइट। और इस युद्ध को जीतने के तहत यहाँ पे जो वेस्ट बैंक होता है वो जॉर्डन को दे दिया जाता है और जो गाजा स्ट्रिप होता है वो इजिप्ट का पार्ट बन जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इजराइल जो है इस युद्ध को जीत चुका होता है, तो पहले यूएन प्लान के तहत 1947 में यूएन प्लान के तहत जो एरिया डिसाइड किया गया था उससे कहीं ज्यादा एरिया अब इजराइल के पास आ चुका था, क्योंकि भैया वॉर हुई है, इन देशों ने इजराइल को खत्म करना चाहा, तो इजराइल ने इनको हराया और हराने के बाद यूएन का जो प्लान रहा उस प्लान से कहीं ज्यादा एरिया अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन को गया और गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट को गया। तो इस तरीके से अरब इजरायली वॉर, फर्स्ट वॉर जो है वो शुरू होता है और खत्म होता है, राइट। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि ये एक शुरुआत थी अब मेन कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने की, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे इसके बाद क्या होता है। देखिए वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद जो मतलब सिचुएशन बनी है ना, वहां पे युद्ध हुए और फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद जो सिचुएशन बनी, अगर आप इसको मैप के थ्रू देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है, राइट। ये जॉर्डन के पास चला गया, गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के पास चला गया और गोलान हाइट जो है वो क्या है यहाँ पे सीरिया के पास चला गया, राइट। तो ये आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका, बिकॉज ये जो लैंड है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक में अगर हम देखें बेसिकली तो ये क्या होता है, जेरूसलम होता है। जेरूसलम को उस समय यूएन प्लान में घोषित कर दिया जाता है कि भैया जेरूसलम काफी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड की 3 कम्युनिटीज के द्वारा, 3 धर्मों के द्वारा, और इन धर्मों में अगर हम पॉपुलेशन को जोड़ें तो ये धर्म जो है पूरे वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को रखते हैं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है इन 3 धर्मों को मानती है, मुस्लिम धर्म मतलब इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन और यहूदी। तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंस है, तीनों लोग इस टेरिटरी में अपना दावा करते हैं, तीनों के लिए काफी यहाँ पे धर्म के मामले में इंपॉर्टेंस रखता है। इस वजह से यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो हमारा होगा, मतलब यूएन का होगा। तो इस तरीके से ये रखा जाता है। तो आप देखिए ये फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद सिचुएशन बनती है, लेकिन अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध के बाद चीजें कंट्रोल में, चूंकि 5 राष्ट्रों ने हमला किया था, इजराइल ने बुरी तरीके से उनको हराया, है ना, लेकिन ये मामला तो शांत होने वाला नहीं था, पॉलिटिक्स तो चली रही थी, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तो चल ही रहा था। बाद में क्या होता है कि स्वेज की लड़ाई आती है, राइट। स्वेज की जो लड़ाई है वो मिस्र ने 1950 और 1960 के दशकों में गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व किया, है ना। मतलब कि बेसिकली ये जो लड़ाई है वो मिस्र की लड़ाई है इजराइल के साथ। कैसे, मैंने आपको क्या बोला कि 1950 और 1960 के दशकों में गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, क्या नाम है, गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, नाम अच्छे से याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने 1950 से 1960 के दशकों में राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व किया, इजिप्ट को एक तरीके से यहां पे इन्होंने वो जनभावना जगाई। 1954 में क्या होता है कि ब्रिटेन को मिस्र से अपनी सेनाएं हटा लेने के लिए कहा गया, बिकॉज ब्रिटेन जो है वो अभी भी यहां पे अपनी सेना लगाए हुए था, राइट। इन दिनों मिस्र ने सोवियत संघ से प्राप्त जो सशस्त्र थे, मतलब कि वो पैरेलल में यूएसएसआर से भी दोस्ती बढ़ा रहा था, बिकॉज आप समझिए कि यहां पे जो क्षेत्र है इजराइल का जो समर्थन बेसिकली मिल रहा था वो यूएस के द्वारा मिल रहा था, या यूं कह लें कि यूएस के समर्थित राष्ट्रों के द्वारा हो रहा था। और उधर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएसएसआर का समर्थन, या यूएसएसआर का जो समर्थन करने वाले राष्ट्र थे उनका ग्रुप अलग था। तो बेसिकली ये जो लड़ाई हो गई थी वो विचारों की लड़ाई हो गई थी, और ये जो लड़ाई थी बेसिकली वो यूएस और यूएसएसआर के बीच हो गई थी। तो ब्रिटेन अभी तक यहाँ पे मिस्र में था, मिस्र में उसको बोला गया कि भैया अपनी सेनाएं हटा लीजिए, और इधर इससे दोस्ती बढ़ाई जा रही थी, किससे, यूएसएसआर से। तो
दोस्ती बढ़ाई गई और यूएसएसआर भी चाह रहा था कि उसका जो साम्यवाद थ्योरी है, उसका जो साम्यवाद सिद्धांत है वो फैले दुनिया में और खास तौर पे अरब देशों में, बिकॉज अरब के जो राष्ट्र हैं वो यूएस की थ्योरी से या जो मित्र राष्ट्र रहे हैं उनसे काफी नाराज हो गए थे, बिकॉज वो जो हैं यहाँ पे उनके राष्ट्रवाद को खत्म करवाना चाह रहे थे इजराइल के माध्यम से, राइट। तो 1954 में ब्रिटेन की सेना को बोला जाता है कि भैया अपनी सेना हटा लीजिए और यूएसएसआर से सशस्त्र मंगाए जाते हैं, राइट। इसके बल पर अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति का विकास करना शुरू कर दिया जाता है मिस्र के द्वारा। संयुक्त राज्य ने नील नदी पर अस्वान बांध बनाने के लिए मिस्र की सहायता देने की पेशकश की। उस समय मिस्र जो है अस्वान बांध को भी बना रहा था। ये आप देखिए अस्वान डैम जो है वो यहाँ पे है और ये नील नदी है। तो इस डैम को बना रहा था मिस्र और इसको बनाने के लिए पैसे की जो पेशकश है, सहायता की जो पेशकश है वो यूएस के द्वारा दी जाती है। लेकिन जब मिस्र को सोवियत संघ से शस्त्र मिलने लगते हैं, शस्त्रों की डील होने लगती है, तो यूएस को फिर से टेंशन होती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे मिस्र जो है वो चालाकी करना चाह रहा है, ये हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, तो वो अस्वान डैम के लिए जो सहायता है उसको बंद कर देती है, राइट। अच्छा, घटना एक होती है 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया और अगले ही दिन स्वेज नहर पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं का वहां आक्रमण हो गया। वहां मतलब इन सेनाओं को वहां पे उतार दिया गया। मिस्र पर इन तीन देशों ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के हमले का दुनिया भर में विरोध हुआ। इसको क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया कि ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने जिस तरीके से इसको कैप्चर किया है वो पूरी तरीके से इलीगल है। और सिर्फ वर्ल्ड कम्युनिटी इसका विरोध नहीं कर रही थी, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग भी इसका विरोध कर रहे थे कि भैया ये इलीगल है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। तो संयुक्त राज्य के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमले की निंदा की। मतलब कि संयुक्त राज्य चूंकि एक बड़ा राष्ट्र था और संयुक्त राष्ट्र महासभा को वो समर्थ कर रहा था हर एक मायने में, तो फिर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सभा की बेसिकली मतलब इस आक्रमण की निंदा की, राइट। 5 नवंबर को सोवियत संघ ने आक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी। मतलब कि यूएसएसआर ने अंतिम चेतावनी दे डाली क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अब ये लोग फिर से एक हो रहे हैं और इस अरब राष्ट्रवाद को खत्म करना चाह रहे हैं मिस्र के स्वेज नहर के माध्यम से। स्वेज नहर में जो आक्रमण है उसके माध्यम से इसको खत्म करना चाह रहे हैं। तो सोवियत संघ ने आक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दे डाली कि यहां से चले जाएं, अन्यथा वो मिस्र की रक्षा के लिए प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल करेगा, मिसाइल्स का प्रयोग करेगा। नवंबर 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस की सैनिक कार्रवाई जो है वो समाप्त कर दी जाती है और उनकी सेनाएं अपने अपने देशों को लौट जाती हैं और मिस्र और इजराइल युद्ध विराम हो जाता है, वो सहमत हो जाते हैं। और इसी बीच फिर से एक नई थ्योरी का जन्म होता है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि उस समय यूएस और यूएसएसआर का दबदबा था। बेसिकली विचारों की जो पॉलिटिक्स की लड़ाई थी वो इन्हीं दोनों के बीच थी। तो यहां इस युद्ध को तो बेसिकली अपनी चेतावनी, अपनी कार्रवाई से यूएसएसआर ने खत्म करवा दिया, लेकिन यूएस की जो पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स में एक सिद्धांत का जन्म हुआ जिसको हम आइजनहावर का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइजनहावर का सिद्धांत बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। आइजनहावर सिद्धांत। तो आइजनहावर जो सिद्धांत है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पे पड़ा है, राइट। आप मुझे कमेंट में बताइए उनका पूरा नाम क्या है। आइजनहावर सिद्धांत जो है वहां के राष्ट्रपति के नाम पे पड़ता है और उन्होंने इस सिद्धांत में बेसिकली ये बताया कि संयुक्त राज्य इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद मतलब कि यूएसएसआर का पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि यूएसएसआर यानी कि रशिया की जो थ्योरी है वो साम्यवाद की थ्योरी रही है। तो अंतरराष्ट्रीय जो साम्यवाद है उसको या उसके खतरे से रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए हमें अरब क्षेत्र को मदद देनी पड़ेगी, सहायता देनी पड़ेगी, ताकि वो हमारे समर्थन में आ पाए, हमारा फेवर कर पाए और ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ना आए। बिकॉज अगर ये अरब क्षेत्र यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ गया तो हमारी जो नीति है वो खत्म हो जाएगी
और यूएसएसआर का दबदबा हो जाएगा पूरी दुनिया में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आइजनहावर सिद्धांत को रखा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंस है, इसको भी जरूर मार्क कर लें, डिटेल में जरूर इसको पढ़ लें दोस्तों। तो ये है बेसिकली मैप में आप देख लीजिए, ये आसवान डैम है, इसको बनाया जाता है, राइट। और इसकी जो पेशकश होती है बनाने की, मदद की, वो यूएस के द्वारा हटा ली जाती है, फाइनली इसको बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए ये स्वेज नहर है, क्या है, स्वेज नहर है, राइट। रेड सी और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती हुई ये स्वेज नहर है। काफी इंपॉर्टेंस है इसका भी, है ना, इसको भी डिटेल में जरूर पढ़ें। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो एक तरीके से कंट्रोल में आती है, खत्म होती है। लेकिन इसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं, इसको हम स्वेज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंस है, ये टर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वेज क्राइसिस को खत्म किया जाता है, राइट। अब बात आती है यहाँ पे अगले युद्धों की। कुछ और भी युद्ध होते हैं यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बेसिकली, और यहाँ पे जन्म होता है पीएलओ का। पीएलओ मतलब कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 1964 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है, लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, मतलब कि संघर्ष के द्वारा, आर्म्ड संघर्ष के द्वारा हमें यहाँ पे पैलेस्टाइन के लिबरेशन को करना है। और ये जो लिबरेशन बना था वो उस समय मौजूद जो छोटे छोटे मिलिशिया थे या छोटे छोटे जो एक तरीके से उग्रवादी ग्रुप थे कह लीजिए, है ना, उनके द्वारा संगठित ये ग्रुप बेसिकली बनाया गया था, राइट। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अच्छा, होता क्या है कि इसके बाद ये अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, अपनी जो भी है इनका थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 1967 में 6 डे वॉर स्टार्ट हो जाता है जिसमें इजराइल जीत जाता है, राइट। और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद जब इजराइल जीतता है तो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स एंड सिनाई पेनिनसुला, ये सारे क्षेत्रों में इजराइल कब्जा कर लेता है। आप याद करिए कि पहला वाला जो युद्ध हुआ था उसमें ये बट गए थे, लेकिन इस बार इजराइल ने और ज्यादा ताकत झोंकी कि भैया बहुत ज्यादा खचर पचर कर रहे हो, रुको, अब हम ये वाला क्षेत्र भी लेंगे। तो उन्होंने इन सारे क्षेत्रों में भी कब्जा कर लिया, राइट। इवन जो ईस्ट जेरूसलम है उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, 6 डे वॉर जो है, काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। 1967 में ये जो लड़ाई छिड़ी, एक और जो लड़ाई छिड़ी जिसमें एक और इजराइल, दूसरी ओर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया तैनात थे। और इसे इसे 6 डे वॉर बोलते हैं, इसे 6 दिवसीय युद्ध भी बोलते हैं हिंदी में। इस युद्ध में अरब राज्यों की हार हुई और इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र के इलाकों पर, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर, जॉर्डन प्रदेश, गाजा पट्टी और सीरियाई प्रदेश के गोलान हाइट पर, इन सारे क्षेत्रों पे पूरा कब्जा कर लिया, कब्जा जमा लिया, राइट। और इससे क्या हुआ, एक फिर से टेंशन क्रिएट हुआ लोगों में, पैलेस्टीनियन लोगों में। ये देखा गया कि भैया अब जो है, अब सारा क्षेत्र चला गया है, अब हमें यहाँ पे फिर से संगठित होना पड़ेगा, एक नए युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 1973 में एक और युद्ध होता है जिसको बोलते हैं यौम किपुर वॉर, राइट। और ये होता है सीरिया एंड इजिप्ट के द्वारा लॉन्च किया जाता है एयर स्ट्राइक, किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, राइट। इस युद्ध में, इस फाइटिंग में काफी जान माल का नुकसान होता है। फाइनली जो है इसको 2 हफ्ते के बाद यूएन रेजोल्यूशन के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंस है 1973 का जो यौम किपुर वॉर है। यौम किपुर जो है वो यहूदियों का बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस त्योहार के दिन ही बेसिकली इस युद्ध को लड़ा गया था, मतलब कि इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी गई, एयर स्ट्राइक किया गया, राइट। यौम किपुर जो है एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें यहूदी लोग एक तरीके से उपवास रखते हैं, डीप प्रेयर्स करते हैं, कन्फेशन करते हैं, है ना। तो काफी पवित्र दिन है उनके लिए पूरे साल में, उस दिन ये आक्रमण किया जाता है। अच्छा, इस वॉर को जो है वो फोर्थ अरब इजराइल वॉर के रूप में भी जाना जाता है। इसको रमदान वॉर भी बोला जाता है, बिकॉज इस्लामिक कैलेंडर में जो 9वां महीना होता है, पवित्र महीना रमदान, उस महीने में इस युद्ध को लड़ा जाता है। तो बेसिकली पैलेस्टाइनियन के द्वारा इस वॉर को रमदान वॉर भी बोला जाता है, इजराइलियों के द्वारा यौम किपुर वॉर बोला जाता है। और
पूरे वर्ल्ड में इसको फोर्थ अरब इजराइल वॉर भी बोला जाता है। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, समझ लीजिएगा अगर एग्जाम में इससे पूछा जा रहा है। तो इस स्ट्राइक को भी फाइनली रोक दिया जाता है। 1973 काफी इंपॉर्टेंस है। 1973 के बाद एक जब यहां पे इस युद्ध को रोक दिया जाता है यूएन रेजोल्यूशन के बाद, तो यूएन की मध्यस्थता के चलते थोड़ा सा यहाँ पे शांति का माहौल बनता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो एक मतभेद है, जो रिवॉल्ट रहता है, वो थोड़ा सा डाउन होता है और चीजें सुलझाने की कोशिश की जाती हैं। 1979 में, कब? 1979 में एक इंपॉर्टेंट यहां पे एग्रीमेंट होता है। इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट होता है वो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच। इनका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो अनवर सादत, मतलब कि मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादत, उनके बीच। और अगर हम इजराइल की बात करें तो जो मेनकेम बेगिन है, मेनकेम बेगिन और अनवर सादत के बीच एग्रीमेंट हुआ उस समय। और इस एग्रीमेंट में बेसिकली शांति का प्रस्ताव रखा गया। एक तरीके से ये समझा गया कि भैया यहाँ पे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, जो भी हमारी टेरिटरीज हैं उनको संभाला जाए और अपने सेटलमेंट्स किए जाएं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया जाए, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस संधि के बाद 1973 जब इसको मतलब एक दौर चलता है शांति का, 1979 में इसको एग्रीमेंट किया जाता है, 1982 में इसको लागू कर दिया जाता है बेसिकली। और इजिप्ट पहला राष्ट्र बनता है, अरब का पहला राष्ट्र बनता है जो इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इजिप्ट जो है पहला कंट्री बनती है जो इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देती है। कब? 1979 के संधि के बाद, राइट। तो हो क्या रहा है कि भैया यहाँ पे नेताओं के द्वारा तो एग्रीमेंट कर लिया गया, लेकिन उग्रवादी लोग भी तो रहते हैं, मतलब कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो धर्म को कट्टर तरीके से मानते हैं। तो उसी तरीके से इजिप्ट में जो कट्टर इस्लामिक लोग थे उन्होंने समझा कि भैया कहां से आपने ये कर लिया, कहां से आपने एग्रीमेंट कर लिया, किससे पूछकर कर लिया? हम लोग इतने दिन से लड़ रहे हैं, इतने दिन से मतलब हम पूरी तरीके से इजराइल को खत्म करना चाह रहे हैं और आपने यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया। तो उग्रवादियों के द्वारा यहाँ पे अनवर सादत का असासिनेशन कर दिया जाता है, राइट। और फिर से यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होती है, राइट। 1982 में इजराइल जो है वो लेबनान को क्या करता है, इन्वेट करता है और वहां पे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पीएलओ है, जिसके एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे 1964 में होती है, उसको खत्म करती है लेबनान में आक्रमण करके। बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ, वो वहां से ऑपरेट कर रहा था। बिकॉज उस समय इस ग्रुप की जो पॉलिसी थी वो एक तरीके से छुप छुप कर वॉर करने की, गुरिल्ला वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करना, या मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज तो हो गया था लेकिन इसके जो लीडर्स थे वो ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरीके से जो गुरिल्ला वॉर था वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो रहा था इजराइल के लिए। उन्होंने इस ग्रुप को यहाँ पे एजेड करने के लिए लेबनान में आक्रमण किया। कब? 1982 में, राइट। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ओस्लो पीस अकॉर्ड्स। होता है क्या दोस्तों कि 1987 में फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा होता है। क्या होता है? फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा होता है। मतलब कि मैंने आपको क्या बोला कि जब वहां पे अनवर सादत की हत्या होती है, उस एग्रीमेंट को एक तरीके से खत्म किया जाता है, टेंशन फिर से क्रिएट होता है और पीएलओ का इसमें अप्रोच बढ़ जाता है, हस्तक्षेप बढ़ जाता है पैलेस्तीन में, राइट। तो वहां पे फिर से विद्रोह होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब यहाँ पे यह है कि शेक ऑफ, मतलब कि भैया हमारा जो संस्कृति रही है, एक जो भाईचारा रहा है यहूदियों और इस्लामों के बीच, यहूदियों और मुसलमानों के बीच, अब हम शेक ऑफ करते हैं, हमारा आपका रिश्ता टूट रहा है, राइट। तो इसको हम फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा बोलते हैं। और इसका जो एंड होता है वो एक ओस्लो पीस अकॉर्ड के माध्यम से होता है 1993 में, और सेकेंड अकॉर्ड भी साइन किया जाता है 1995 में। किसके बीच? इजरायली प्राइम मिनिस्टर इत्जाक रैबिन और यासिर अराफात
काफी इंपॉर्टेंट लीडर हैं यहाँ पे दोनों, इज्जाक रैबिन और यासिर अराफात। ये यासिर अराफात हैं, इनको आपने जरूर देखा होगा। तो 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इज्जाक रैबिन और यासिर अराफात जो हैं वो एक समझौता करते हैं, ओस्लो अकॉर्ड करते हैं, और ये बेसिकली शांति समझौता होता है। और इस शांति समझौते के चलते ही यहाँ पे इज्जाक रैबिन, यासिर अराफात और इजराइल के विदेश मंत्री को मिलाकर नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। हालांकि काफी ये भी डिस्प्यूटेड रहा, बिकॉज लोग वर्ल्ड कम्युनिटी में कई कम्युनिटी ऐसी बात बोल रही थी कि भैया यासिर अराफात तो आतंकवादी है, उसको आप शांति का दूत बता रहे हैं, उसको आप नोबेल प्राइज दे रहे हैं। ये सब बड़ा मतभेद रहा इसका, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ पे सेकेंड पैलेस्टीनियन इंतिफादा भी होता है, बिकॉज यहाँ पे फिर से वही घटना होती है। क्या घटना होती है? जैसे मिस्र में घटना हुई थी, उग्रवादियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, उसी तरीके से इज्जाक रैबिन की भी हत्या कर दी जाती है इजराइल में उग्रवादियों के द्वारा, मतलब कट्टर यहूदियों के द्वारा, कि भैया आपने ये संधि कैसे कर ली, राइट। तो फिर से यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ओस्लो जो पीस अकॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय होता है ना। और यहाँ पे सेकेंड पैलेस्टीनियन इंतिफादा स्टार्ट होता है, कब? 2000 में। और इसके चलते भी इजराइल काफी कुछ करने की कोशिश करता है, पीएलओ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यासिर अराफात को एक तरीके से नजरबंद करवा लिया जाता है बाद में, और 2004 के आसपास उनकी तबीयत जो है काफी खराब होने लगती है, उनको इलाज के लिए पेरिस ले जाया जाता है और वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाद में ये भी अभी हाल ही की बात है, काफी डिस्प्यूशन में रहा है, बोला गया कि यासिर अराफात को इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसने जहर दे के मारा था। तो जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया कि भैया इनकी कब्र में से इनको निकाला जाए, फिर से जांच की जाए कि क्या इनको जहर दिया गया था क्या। तो ऐसी कोई बात पुष्टि हुई नहीं थी, लेकिन ऐसे आरोप लगाए गए, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंस है, यासिर अराफात एक इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, इजिप्ट में पैदा हुआ ये शख्स, इसके जो पिता थे वो इजिप्ट के थे, और जो माता रही हैं वो क्या हैं? पैलेस्टीनियन रही हैं। तो काफी एक इनका जो नेतृत्व जो क्षमता थी, इनका जो एक वक्ता का जो गुण था वो काफी स्ट्रांग था। पीएलओ को ये 1969 से 2004 तक एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। कब से लेके? 1969 से लेके 2004 तक ये कंट्रोल करते हैं, राइट। और इससे पहले इन्होंने एक पार्टी बनाई होती है, फतह पार्टी जो है वो काफी छोटी पार्टी होती है, उसमें 500-600 लोग मेंबर्स ही रहते हैं, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। लेकिन बाद में इनको पीएलओ में ज्वाइन कराया जाता है और पीएलओ की जिम्मेवारी इनको सौंपी जाती है। 1969 से 2004 तक ये इसको संभालते हैं, और बेसिकली इनका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो इजराइल को खत्म करने की रहती है, लेकिन बाद में इनका जो अप्रोच होता है वो काफी लिबरल हो जाता है, एक तरीके से उदारवादी हो जाता है, और इस तरीके से वो ओस्लो एग्रीमेंट करते हैं और नोबेल प्राइज पाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ये सिचुएशन बदल जाती है और मतभेद बना रहता है। फिर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमास ग्रुप सामने आता है। फ्रंट पे कौन सा ग्रुप आता है? हमास ग्रुप आता है, और ये जो है वो एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, राइट। और इसने जो है वो फतह पार्टी को 2007 में क्या किया? डिफीट किया। और हमास जो है वो इजराइल के साथ कई सारे सिग्निफिकेंट बैटल्स कर चुका है, युद्ध कर चुका है, 2008 में, 2012 में, 2014 में। और अभी भी हमास जो है वो गाजा के ऊपर रूल करता है, शासन करता है, राइट। तो ये है हमास ग्रुप। आप न्यूज में जरूर सुनते आ रहे होंगे कि गाजा पट्टी में हमास के द्वारा इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गई, ये किया गया, वो किया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमास ग्रुप जो है वो गाजा पट्टी में रूल कर रहा है, और इसने जो है वो फतह पार्टी को डिफीट करके यहाँ पे अपना पॉलिटिकल आधिपत्य स्थापित किया, राइट। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये जो जर्नी रही है, ये जो समय रहा है, इस समय में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप इसको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों, तो मैं आपको देखो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट है ये पैलेस्टाइन एरिया है 1947 में। फिर क्या होता है, यूएन प्लान के तहत जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोला जाता है कि भैया इतना लैंड इजराइल के पास रहेगा, इतना लैंड पैलेस्टाइन के पास रहेगा। तो वो इस तरीके से रहता है, ये जो व्हाइट पार्ट है वो इजराइल के हिस्से गया, और जो ग्रीन पार्ट है वो पैलेस्टाइन के हिस्से गया। लेकिन फिर से यहाँ पे जब
फर्स्ट वॉर के बाद, इजराइल अरब वॉर के बाद जब यहाँ पे 1949 से लेकर 1967 तक की जर्नी होती है, उसमें इस तरीके से ये कम हो जाता है, मतलब पैलेस्टाइन एरिया फिर कम हो जाता है और इजराइल का ये एरिया होता है। और आज की डेट में अगर आप देखें 2005 में ये मैप एक तरीके से बनाया गया, तो आप देखिए कि मैक्सिमम एरिया, लगभग सारे एरिया पे ये इजराइल कब्जा कर चुका है, राइट। जेरूसलम, ये पूरा जो है वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में जेरूसलम आता है, राइट। तो इसके आसपास भी कई सारे, मतलब कि जो जेरूसलम का क्षेत्र है उसके आसपास जो डिफरेंट क्वार्टर्स थे, उन क्वार्टर्स में इन्होंने अपना सेटलमेंट किया। एक तरीके से कह लीजिए कि इन्होंने इस एरिया को कॉलोनाइज किया। किसने? इजराइल ने, राइट। तो इस तरीके से फाइनली जो है ये डेवलपमेंट होता है जर्नी के साथ, मतलब टाइम जर्नी के साथ, और यहाँ पे इस तरीके से आज की स्टेज में इजराइल का कब्जा है इस इंपॉर्टेंट लैंड पे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, समझा दूं जेरूसलम के बारे में, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो मतभेद रहा है, वो कहीं ना कहीं जेरूसलम इसमें हमेशा एक केंद्र बिंदु रहा है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेरूसलम जो है वो एक हिस्टोरिकल सिटी है, राइट। और इस टेरिटरी को इजराइल के द्वारा भी क्लेम किया जाता है और पैलेस्टाइन के द्वारा भी क्लेम किया जाता है कि भैया ये टेरिटरी, ये पवित्र जगह हमारी भी है। मतलब इजराइल भी बोलता है हमारी है और पैलेस्टाइन भी बोलते हैं हमारी भी है, राइट। बिकॉज ये जगह जो है वो काफी मायनों में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इसको हम रिलेट करना चाहें इसके समय के साथ, इसकी पवित्रता के साथ, इसकी इंपॉर्टेंस के साथ, तो जिस तरीके से भारत में काशी है, मथुरा है, उज्जैन है ना, अयोध्या है, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट धार्मिक नगरी रही हैं, पुरानी नगरी रही हैं, शहर रहे हैं, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में, इस क्षेत्र में जेरूसलम, हिंदी में इसको यरूशलेम भी बोलते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही ये पवित्र है। क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज ये क्रिश्चियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहूदियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां पे क्या होता है कि यहूदियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे सोलोमन टेम्पल बनाई गई थी, राइट। और इस सोलोमन टेम्पल में जो सिनेगॉग बनाया गया था वो काफी बड़ा था, और इतना बड़ा था कि मतलब उसको ट्रैवल करने के, उसको पूरा एक्सप्लोर करने में पूरा दिन चला जा रहा था, राइट। इतना बड़ा था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और फाइनली आज की डेट में वहां पे सिर्फ एक वॉल बची है और उसी वॉल को वो देखकर प्रेयर करते हैं यहूदी लोग। और यहाँ पे एक अल अक्सा मॉस्क भी है, मस्जिद भी है, जो कि इस्लाम में काफी इंपॉर्टेंस रखती है, या यूं कह लीजिए कि पूरे इस्लाम में दुनिया का थर्ड हॉली प्लेस है। इस्लाम में दुनिया का थर्ड इस्लाम हॉली प्लेस है, मक्का मदीना के बाद थर्ड जो प्योरेस्ट हॉली जगह है इस्लाम में, वो है अल अक्सा मस्जिद, जो कहां पे है? यरूशलेम में, राइट। तो ये तो इस्लाम के लिए हो गई। अगर हम क्रिश्चियन के टर्म में बात करें दोस्तों, तो क्रिश्चियन के टर्म में भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहां पे बोला जाता है कि जो ईसा मसीह हैं वो एक तरीके से यहूदी ही रहते हैं, यहूदी परिवार में ही उनका जन्म होता है, और चूंकि उनकी इंटेलेक्चुअल पावर काफी ज्यादा होती है, उनकी जो शिक्षा होती है, एक तरीके से उनका जो ज्ञान होता है, वो उस समय के यहूदियों के द्वारा, कुछ यहूदियों के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो उनसे नफरत करने लगते हैं और उनको क्रूसीफाई करने के बारे में सोचने लगते हैं, और फाइनली वहां पे ईसा मसीह को क्रूसीफाई भी किया जाता है, राइट। और क्रूसीफाई करने के बाद उनको दफनाया जाता है। तो इस वजह से क्रिश्चियन के लिए ये जगह भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो काफी पवित्र जगह है, राइट। इस वजह से ये हमेशा केंद्र बिंदु रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच डिस्प्यूट का। दोस्तों जेरूशलेम जो है वो इसको डिवाइड कर दिया जाता है, कब? 1948 में। 1948 में डिवाइड कर दिया जाता है यूएन प्लान के तहत, जब बेसिकली यहाँ पे इसको प्लान रखा जाता है, तो वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और इजराइल को एक इंडिपेंडेंस राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है। वेस्ट जेरूशलेम जो होता है वो इजराइल की कैपिटल बना दी जाती है, और जो ईस्ट जेरूशलेम होता है वो जॉर्डन का क्षेत्र बताया जाता है। और 6 डे वॉर 1967 में जो हुआ था, इजराइल ने ईस्ट जेरूशलेम को भी कैप्चर कर लिया था, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई वहां पे एक तरीके से सेटलमेंट हो गया था, लेकिन चूंकि 1967 में फिर से वॉर हुआ, तो यहाँ पे इजराइल ने पूरी ताकत फिर से झोंक दी और जो क्षेत्र
कब्जे में थे भी, जॉर्डन के और इजिप्ट के उन सारे क्षेत्रों को वापस ले लिया। राइट, तो ये है इंपॉर्टेंस दोस्तों जेरूसलम की, काफी इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। राइट, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो काफी इंपॉर्टेंस है इसकी तीनों कम्युनिटीज के लिए, तीनों धर्मों के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक। क्या बोलते हैं? डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक। और यहां पे ये ग्रेटेस्ट वॉल है। क्या है? ग्रेटेस्ट वॉल है या ग्रेट वॉल है। किसकी? इजराइल की, जिसको देखकर यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो है अल अक्सा मॉस्क का। राइट, मतलब कह लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहां से लेके यहां तक ये अल अक्सा मॉस्क का क्षेत्र है। और यहाँ पे ये ग्रेट वॉल है यहूदियों के लिए, और इसके पीछे ही चर्च है जो कि क्रिश्चियन के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और दोस्तों ये जो जगह है जेरूसलम का सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। और इस जगह के आसपास जो क्वार्टर्स हैं वो इस्लाम के भी क्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे, यहूदी के भी क्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे, और क्रिश्चियन क्वार्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। काफी मिली जुली संस्कृति रही है और काफी पुरानी संस्कृति रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कई सारे युद्ध हो चुके, उसकी वजह से ये अभी भी काफी इशू क्रिएट करने वाला मतलब रीजन बना हुआ है। राइट, यहाँ पे अभी जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक तरीके से घोषणा कर दी थी कि भैया जेरूसलम जो है वो पूरी की पूरी इजराइल के क्षेत्र में आता है, ये उसकी कैपिटल बन सकती है। और उसके बाद भी कई सारा मतभेद बना हुआ है। तो जियोपॉलिटिक्स में ये जो इश्यू है काफी इंपॉर्टेंस है, इस पे नजर आप लोग बनाए रखिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जरूर इसको आप समझ लीजिएगा। आपने जरूर इसकी पूरी जर्नी को समझ लिया होगा। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिया होगा, डिटेल में उसके और जाइएगा, है ना। और दोस्तों अब आप यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे कि ये जो क्षेत्र है जेरूसलम, वो आने वाले समय में अगर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, उनके इश्यूज को खत्म करना है और उनके लिए कोई पहल होगी, कोई डायलॉग्स होंगे, तो उन डायलॉग्स में जेरूसलम एक सेंट्रल पॉइंट होगा, एक केंद्र बिंदु होगा। बिकॉज ये तीनों कम्युनिटी का, तीनों धर्मों का आस्था का केंद्र है और जरूर होना चाहिए और इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। एक रास्ता निकलना चाहिए, मिल बैठ के चीजें सुलझानी चाहिए। बिकॉज युद्ध से कोई भी रास्ता निकलता नहीं है, उससे सिर्फ रास्ता बिगड़ता ही है। राइट, तो यहाँ पे इस पवित्र जगह का योगदान जरूर होने वाला है आने वाले समय में। वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आगे ही आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी चीजें आपको समझनी है तो कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर दें। राइट, और हमारे चैनल में डिफरेंट जो वीडियोज हैं उनको भी आप देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। राइट, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।